ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। इससे प्रत्यक्ष करों की दिशा में किए जा रहे सुधारों को और बढ़ावा मिलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों से संबंधित कई बड़े सुधार किए हैं। पिछले साल कॉरपोरेट कर की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इसकी दर घटाकर 15% कर दी गई थी। इसके अलावा लाभांश वितरण कर भी समाप्त कर दिया गया था। कर सुधारों के तहत टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में दस्तावेज पहचान संख्या की शुरुआत की गई है। इसके तहत विभाग के हर संचार पर कंप्यूटर सृजित एक अनूठी दस्तावेज पहचान संख्या अंकित होती है। वहीं लंबित कर विवादों के समाधान के लिए आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 लागू किया गया है। करदाताओं की शिकायतों और मुकदमों में कमी लाने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड का टीका विकसित करने संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने इस महामारी के लिए टीके की उपलब्धता और उसकी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्यनीति पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन की सह अध्यक्षता में इस समूह की कल पहली बार बैठक हुई। विशेषज्ञ समूह ने देश में कोविड के लिए टीका तैयार करने के लिए कंपनियों के चयन के बारे में मार्गदर्शन संबंधी मानदंड पर विचार किया। समूह ने देशी और अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं सहित टीके की खरीद व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। भारत ने 7,33,000 कोरोना जांच करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्हें मिलाकर देश में अभी तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में जांच, संपर्क और उपचार कार्यनीति ने प्रति 10 लाख आबादी पर 18,852 नमूनों की जांच की उपलब्धि हासिल की है। देश में 1,421 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 70.38% हो गई है। देश में मृतकों की संख्या 46,091 हो गई है। दिल्ली में संक्रमण के 1,113 नए मरीजों का पता चला। राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,48,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अब तक 1,33,000 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 4,153 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ शहर में L2 और L3 श्रेणी के कोविड बिस्तरों की संख्या दोगुनी करें। लखनऊ में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की सर्वाधिक संख्या है। शहर में कल 475 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राजधानी लखनऊ में कोविड संक्रमण के हालात पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शहर के L2 और L3 श्रेणी के अस्पतालों में ICU और HDU बिस्तरों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने राजधानी के प्रमुख कोविड अस्पतालों में इस तरह के बिस्तरों की संख्या को दोगुना किए जाने के निर्देश दिए। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से परीक्षणों की संख्या बढ़ने की वजह से उसी क्रम में मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी और मौतों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन अभी भी अगस्त के महीने में केस के हिसाब से मृत्यु दर सिर्फ 0.6% है। राजधानी लखनऊ में इस समय कोविड संक्रमण के कुल 6,895 सक्रिय मामले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो अपनी प्रयोगशालाओं में होने वाली कोविड-19 जांच की दर 300 रुपये तक कम करेगी। राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोविड जांच की अधिकतम कीमतें 1,900 रुपये, 2,200 रुपये और 2,500 रुपये होंगी। कोई भी प्रयोगशाला इन निर्धारित दरों से ज्यादा वसूल नहीं सकेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध शुरू किया है। इसका निर्माण मिल्कफेड ने किया है। हिम हल्दी दूध का विकास पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने किया है और इसे पेटेंट कराया गया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि ये पेय पदार्थ लोगों में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आज सवेरे दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित हो रही है। दिल्ली पुलिस ने समूची राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों का सुचारू और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। रिहर्सल के लिए भी वो सभी यातायात प्रतिबंध रहेंगे जो स्वतंत्रता दिवस के लिए होते हैं। अपने परामर्श में दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक राजघाट से आईएसबीटी के बीच नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड और रिंग रोड और इससे जुड़ी सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राजमार्गों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निकायों से निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। श्री गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 विकास स्तंभ हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वुमेनोवेटर को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही सड़क सुरक्षा क्षेत्र में आपस में सहयोग कर रहे हैं। इससे सड़कों की बेहतरीन डिजाइन और जागरूकता के लिए अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि उन्नयन कार्यक्रमों से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% की कमी आएगी। श्री गडकरी ने बताया कि 2030 तक सड़क मृत्यु दर को लगभग समाप्त करना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। इनमें से 1 लाख लोगों के ऋण मंजूर भी कर लिए गए हैं। इस योजना को लेकर रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में 7% की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। डिजिटल लेन देन करने वालों को 1,200 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। एयर इंडिया ने मैड्रिड, मिलान, कोपेनहेगन, वियना और स्टॉकहोम के लिए उड़ानें बंद करने का फैसला किया है। देश के विमानन क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी के ताजा दुष्प्रभाव को देखते हुए ये फैसला किया गया है। कोविड-19 से पहले से दुष्प्रभावित राष्ट्रीय विमान कंपनी ने यह महसूस किया कि इन मार्गों पर उड़ानें संचालित करना वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। सोशल मीडिया पर विशेष रक्षा कार्मिक फोरम नाम से एक संगठन की चर्चा सोशल मीडिया पर है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने बताया कि सोशल मीडिया पर यह एक फर्जी विज्ञापन चल रहा है। विज्ञापन में संगठन ने कॉरपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत कई पदों पर भर्तियां किए जाने और वहां कार्य होने संबंधी दावा किया है। एक ट्वीट में पीआईबी ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय के तहत ऐसे किसी संगठन का अस्तित्व नहीं है। पीआईबी ने इसे फर्जी विज्ञापन करार दिया है। सरकार ने एक अखबार के इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र कृषि में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को गलत बताया है कि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उसने खेती में यूरिया का इस्तेमाल बंद करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 45 से 60 वर्ष के बीच की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष लाभार्थी के बैंक खातों में सीधे 18,750 रुपये डाले। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 4,700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। योजना से करीब 25 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कल राज्य के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में ये सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। श्री शर्मा ने कहा कि इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा।